हेलो फ्रेंड्स, नेशनल इनकम के इस पार्ट में आज हम उन आइटम्स पे फोकस करेंगे जिनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्या आप सोचते हैं नेशनल इनकम के बारे में? क्या जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी में होती हैं, क्या सबको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं? आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनको हम कई कारणों से नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। जरा हम उन कारणों को देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से आमतौर से एग्जाम में आता है, उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं और आपसे रीजन सहित, कारण सहित आंसर पूछा जाता है कि इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल करना है या नहीं करना है। विद्यार्थी ध्यान दें, अभी हम राष्ट्रीय आय के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में शामिल करना है या नहीं करना है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि इन्हें घरेलू आय में, डोमेस्टिक इनकम में, एनडीपीएटीएफसी में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है। अभी हम डोमेस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं इस क्लास में। तो हम उन आइटम्स पे आते हैं जिन्हें हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते और हम उनके कारणों पे भी साथ साथ विचार करेंगे। सबसे पहला कारण है ट्रांसफर पेमेंट्स। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी में ऐसी होती हैं जिनसे पैसे का लेन देन तो होता है, मनी तो ट्रांसफर होता है, एक पॉकेट से या एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, लेकिन उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। आपको ध्यान होगा, एक अर्लियर स्टेज पे ही हम इस बारे में बात कर चुके थे कि इनकम तभी होती है इकोनॉमिक्स में जब फैक्टर्स को हम यूज करें, फैक्टर्स को हम प्रोडक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के यूज करें। तो इट मींस रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनसे अलावा कोई इनकम हो नहीं सकती। और इनकी इनकम तो तभी होगी जब हम इन फैक्टर्स को यूज करेंगे, और फैक्टर्स को यूज करेंगे तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन तो हमने कुछ ना कुछ किया होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमने प्रोडक्शन नहीं किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इट मींस फैक्टर्स को इनकम भी जनरेट नहीं हुई होगी और उसे हम नेशनल इनकम में स्थान नहीं देंगे, उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहला हमारा जो कारण है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम ले रहे हैं, वो कारण है ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते बिकॉज देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दीज पेमेंट्स देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई उत्पादन नहीं होता, तो इसीलिए हम इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है कुछ, वो ट्रांसफर पेमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। अनएम्प्लॉयड पर्सन ने कौन सा कोई फैक्टर की इनकम यहाँ पे जनरेट कर दी है? क्या प्रोडक्शन करके दिया है गवर्नमेंट को? कोई प्रोडक्शन नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ट्रांसफर पेमेंट है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सिमिलरली स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है ताकि वो फर्दर अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें, तो स्कॉलरशिप्स भी ट्रांसफर पेमेंट है। एज ए रिजल्ट ऑफ स्कॉलरशिप भी कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता। ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन एज, जनरली 60 ईयर्स हमारे देश में है, तो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सरकार जो है बूढ़े लोगों को पेंशन देती है, वो ट्रांसफर पेमेंट है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पेंशन देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसलिए इसको भी राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता। अब यहां पे एक बात को ध्यान करना है,
रिटायरमेंट पेंशन को इसमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन पास्ट में एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज रेंडर की है, उनसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो चुका है, वो उसके रिवार्ड में दी जाती हैं, और वो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का ही एक पार्ट होती है। तो इसीलिए ओल्ड एज पेंशन नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन अगर आ जाए तो विद्यार्थियों को कंफ्यूज नहीं होना है, उसको राष्ट्रीय में शामिल कर लेना है। ऐसे ही गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से कोई गिफ्ट मिले हो तो गिफ्ट तो ट्रांसफर पेमेंट होती है, तो वो भी शामिल नहीं होंगे। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दीज गिफ्ट्स आपने बदले में कोई प्रोडक्शन तो किया नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसको भी राष्ट्रीय में शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह से कई बार कुछ नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड एटसेट्रा। तो ऐसे में जो अफेक्टेड पीपल होते हैं, जो लोग प्रभावित होते हैं, उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड देती है, कुछ वित्तीय सहायता देती है, वो भी वन साइडेड पेमेंट है, ट्रांसफर पेमेंट है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दीज ट्रांसफर्स देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो फ्लड पे, सुनामी पे, अर्थक्वेक एटसेट्रा पे गवर्नमेंट जो भी रिलीफ पैकेज देती है वो राष्ट्रीय में शामिल नहीं होता, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है मनी रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव अब्रॉड। सपोज आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव विदेश में रहता है, आपने उससे कुछ पैसा उधार लिया, या आपका बेटा रहता है, उसने अपने पेरेंट्स के पास आपके पास कुछ पैसा भेजा, वो भी राष्ट्रीय में शामिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये भी एक ट्रांसफर पेमेंट है, इससे कोई प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं हो रहा है। सिमिलरली कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, याद होगा हमने ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट एक टर्म पढ़ी थी, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तीनों को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस आया था। ऑपरेटिंग सरप्लस में जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट के 3 पार्ट थे, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड हो चुका है। जब फैक्टर्स ने इनकम जनरेट की थी, उससे फर्म्स को प्रॉफिट हुआ था, कंपनीज को प्रॉफिट हुआ था, उस समय उस स्टेज पे हम इसे ऐड कर चुके हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में। ये प्रॉफिट के रूप में ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट पहले ही बन चुका है, तो अब इसे दोबारा शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अब जब हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं प्रॉफिट्स में से कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अब ये ट्रांसफर पेमेंट है, अब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अब ये वन साइडेड पेमेंट है। तो वन साइडेड पेमेंट्स को ही हम ट्रांसफर पेमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वित्तीय लेन देन क्या होती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में आप डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा परचेज करते हैं, और कई बार आपने परचेज कर रखे होते हैं तो आप उनको सेल भी करते हैं। इनसे भी कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता। सिर्फ होता क्या है ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, आपके पास से वो शेयर सर्टिफिकेट परचेजर के पास चले जाते हैं, बायर के पास चले जाते हैं, और उसके पास से जो फंड्स हैं, जो पैसे हैं उसके पास से, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो आपकी पॉकेट में आ जाते हैं। बस इतना ही तो लेन देन हुआ। तो बताइए इस ट्रांजैक्शन में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से हुआ? तो इसीलिए ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। सिमिलरली सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड कमोडिटीज, पुरानी वस्तुओं की खरीद और बिक्री, उनको राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बाइक परचेज की, जब आपने बाइक परचेज की, उसकी प्रोडक्शन के अंदर होने वाला रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट भी आप पे कर चुके हैं जब आपने सेलर से वो परचेज की है।
तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया है। लेकिन सपोज आपको वो बाइक पसंद नहीं आई, महीने में 2 महीने में आप उसे किसी और को रीसेल कर देते हो। अब क्या कोई नई मोटर बाइक बन गई? नहीं, कोई नया प्रोडक्शन नहीं हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इसलिए ओल्ड कमोडिटीज की सेल और परचेज से कोई प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए हम उसको बार बार राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। इस तरह से तो अगर ऐसा होता तो अगर आप एक मोटर बाइक को एक साल में 12 बार, मान लिया हर महीने आप एक बार बेच देते हैं, जो भी खरीदता है उसको बेच देता है, तो 12 बार बेचते तो 12 मोटर बाइक का प्रोडक्शन मान लिया जाता। लेकिन वास्तव में तो ऐसा है नहीं, इसलिए डबल काउंटिंग ना हो, बार बार गणना ना हो, इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। तो ये थी कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स, वन साइडेड पेमेंट्स। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। तो हम एक और कैटेगरी लेकर चलते हैं। कुछ इनकम से ऐसी होती हैं, प्रोडक्शन भी होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, प्रोडक्शन हुआ है, आप कहेंगे फिर क्यों नहीं शामिल करते भाई? इनमें एक डिफिकल्टी है, क्योंकि इनके बारे में कोई प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं होता, रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं होती। क्या पता एक्चुअली वो इनकम कितनी थी और कितनी आपके नोटिस और नॉलेज में आई है। हो सकता है उसका 10% ही आया हो। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक मनी इनकम, काला धन आय, वह आय जिस पर टैक्स नहीं पे किया जाता, जिस आय को छुपा लिया जाता है टैक्स ताकि ना देना पड़े, उसे हम ब्लैक मनी इनकम बोलते हैं। हालांकि यह आय भी कुछ प्रोडक्शन करके कमाई गई हो सकती है, लेकिन क्योंकि आपने इस पर टैक्स नहीं पे किया तो गवर्नमेंट से आपने इस इनकम को छुपा लिया, तो इकोनॉमी में प्रॉपर डाटा इसके बारे में अवेलेबल होता नहीं है। इसीलिए सभी देशों की गवर्नमेंट्स ने, यानी कि पूरे इकोनॉमिक वर्ल्ड में हमने एक नियम बना लिया कि ऐसी इनकम्स को हम किसी भी देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। However, there is production of goods and services. There may be production of goods and services. Yet these are not included. क्यों नहीं करते? क्योंकि कोई प्रॉपर डाटा इनके बारे में अवेलेबल होता नहीं है, रिलायबल इंफॉर्मेशन होती नहीं है। सिमिलरली इलीगल इनकम, गैर कानूनी आय, कोई भी ऐसी इनकम भले ही आप उस पर टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आपने वो किसी इलीगल तरीके से कमाई है, तो इसके बारे में भी क्या आपकी विश्वास किया जाए कि आपने प्रॉपरली सारा डाटा सही शो किया होगा। इलीगल इनकम होती है, जैसे मान लिया आपने बिना लाइसेंस के वाइन का प्रोडक्शन किया, शराब का उत्पादन किया, या नारकोटिक्स का प्रोडक्शन किया, या आपने और कोई ड्रग्स इस तरह से प्रोड्यूस किए, उससे इनकम कमाई, इलीगल इनकम है। या मान लिया आप मर्डर का, सुपारी किलिंग का, इस तरह का कोई बिजनेस करते हैं, तो ऐसी इनकम्स को हम इलीगल इनकम बोलते हैं। तो इन इनकम्स के बारे में प्रॉपर डाटा अवेलेबल होता ही नहीं है, तो इनको भी इकोनॉमी में नेशनल इनकम के अंदर हम शामिल नहीं करते। तो ब्लैक मनी इनकम, इलीगल इनकम, इस तरह के एग्जाम्पल हैं। और आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मध्यवर्ती उपभोग, जिन वस्तुओं का प्रयोग हम किसी अंतिम वस्तु के बनाने में करते हैं, यानी कि जिन वस्तुओं की सहायता से हम अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी लागत को भी राष्ट्रीय आय में हम शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि डबल काउंटिंग हो सकती है। एक बार तो आपने उसको इंटरमीडिएट गुड के रूप में काउंट कर लिया, ऐड कर लिया नेशनल इनकम में, और एक बार जब फाइनल गुड्स आप इंक्लूड करेंगे, वो तो होंगी ही नेशनल इनकम में इंक्लूड, तो 2 बार काउंटिंग हो जाएगी ऐसी वस्तुओं की। डबल काउंटिंग ना हो, दोहरी गणना ना हो, इसीलिए
एक नियम बना लिया हमने इकोनॉमिक्स में कि हम किसी भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को या इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम केवल फाइनल गुड्स को इंक्लूड करेंगे। आपको ध्यान होगा हमने गुड्स के क्लासिफिकेशन में फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स स्टडी की थी, दोनों की डेफिनेशंस थी। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, these are ready for use by their final users and no more values to be added to these goods। ऐसी फाइनल गुड्स को हम शामिल करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज स्टिल मोर वैल्यूज टू बी एडेड टू दीज गुड्स। इनमें वैल्यू एडिशन होना बाकी होता है और ये फाइनल गुड्स के रूप में जब कन्वर्ट हो जाएंगी तब इनको राष्ट्रीय में शामिल किया ही जाएगा। तो इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को याद दिला दूं कि फाइनल गुड्स को ही शामिल किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया जाता। तो गुड्स के क्लासिफिकेशन में हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे, याद होंगे, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट वाले ने मार्केट से वेजिटेबल्स परचेज की, तो ये वेजिटेबल्स उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्योंकि इनसे अभी वो डिशेस बनाएगा और फिर उनको सेल करेगा फाइनल गुड्स के रूप में। तब जो उसका बिल होगा, जो कस्टमर से वो बिल चार्ज करेगा अपने, वह राष्ट्रीय आय में शामिल होगा फाइनल गुड्स के रूप में। अगर हम इन वेजिटेबल्स को भी ऐड कर लें तो फिर ये वेजिटेबल्स की कॉस्ट 2 बार इंक्लूड हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग से बचने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते। हाँ, यदि यही वेजिटेबल्स एक हाउस होल्ड ने, एक परिवार ने अपने कंजम्पशन के लिए खरीदी होती तो हम इनको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट ट्रीट करते और तब ये फाइनल गुड्स होती, तब हम इनको राष्ट्रीय में शामिल करते। वेजिटेबल्स वही हैं, लेकिन जो यूज़र है, अगर वो रेस्टोरेंट है तो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्योंकि अभी वैल्यू एडिशन और भी होगा। लेकिन यदि फाइनल यूज़र जो है वो हाउस होल्ड है तो फिर और वैल्यू एडिशन उस पर होगा नहीं, इसलिए उसको राष्ट्रीय में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि वो फाइनल गुड्स हैं। सिमिलरली, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री का बिजली का बिल राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? फैक्ट्री ने कुछ वस्तुओं का उत्पादन तो जरूर किया होगा फैक्ट्री में, और उनको बनाकर फैक्ट्री बेचेगी भी। उसकी कॉस्ट में जब उन गुड्स की कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस भी उसकी कॉस्ट का ही पार्ट होगा। तो वहाँ पे हम उन फाइनल गुड्स की सेल करते समय इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को भी कस्टमर से चार्ज करेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय फैक्ट्री अलग से शामिल कर ले तो फिर बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे रॉ मटेरियल परचेज किया फैक्ट्री ने और रॉ मटेरियल की कॉस्ट को भी शामिल कर लिया और फिनिश्ड गुड्स के रूप में बनाकर बेचा, तब तो शामिल किया ही किया, तो 2 बार इंक्लूड हो गई। सिमिलरली फैक्ट्री ने जो बिजली का बिल पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, वो भी 2 बार शामिल हो जाएगा। एक बार तो जब आप फैक्ट्री बिल पे कर रहे हो, फैक्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, आपने उसके रूप में शामिल कर लिया, और दूसरी बार जब आप फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कस्टमर से कॉस्ट चार्ज कर रहे हो तो उसमें भी तो फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस है वो इंक्लूडेड है, इसीलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल फैक्ट्री पे ना करे, एक हाउस होल्ड कंज्यूमर उसको फैक्ट्री के बिल को पे करे, यानी अपने हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल को पे करे, यानी कि हम और आप जो अपने घरों का बिजली का बिल पे करते हैं वो शामिल जरूर होगा, क्योंकि वह प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है। तो ध्यान करें, कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, कंज्यूमर कौन है, क्या वह गुड इंटरमीडिएट है या फाइनल है, उसी से डिसाइड होगा। तो इंटरमीडिएट है तो इंक्लूड नहीं करेंगे, फाइनल कंजम्पशन है तो शामिल करेंगे। अब चलिए मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ। मान लिया एक फैक्ट्री है, उसको किसी केस में, कोर्ट में कोई केस है, उसके लिए उसने किसी एडवोकेट की सर्विसेज ली
और एडवोकेट की सर्विसेज के लिए उसको अमाउंट पे किया उसकी सर्विसेज का, क्या वह नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? वो भी शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एडवोकेट को जो फीस फैक्ट्री ने पे की है वह भी एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। लेकिन अगर एडवोकेट की सर्विसेज एक हाउस होल्ड यूजर ने, एक घरेलू परिवार ने ली हो, तब वह प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होंगी और तब वही वकील की फीस नेशनल इनकम में इंक्लूड कर ली जाएगी। तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि यूज़र कौन है, किस पर्पज़ के लिए वो यूज़ कर रहा है, क्या उसका यूज़ फाइनल है या इंटरमीडिएट है। फाइनल है तो इंक्लूड होगी, इंटरमीडिएट है तो नहीं होगी। एक स्टेज पे आप पढ़ चुके हैं कि सेम गुड कैन बी इंटरमीडिएट और फाइनल डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज़। ये हम एक स्टेटमेंट कर चुके हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं पीछे जाकर। लास्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ध्यान होगा हमने 11th क्लास में इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टडी की थी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिनका उद्देश्य आय कमाना होता है, धन कमाना होता है। अगर कोई क्रिया धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती, वैसे ही की जाती है, हेल्प के लिए की जाती है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन की जाती है, तब वह राष्ट्रीय आय का भाग नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया किसी व्यक्ति की संडे को छुट्टी है, उसने संडे की छुट्टी का प्रयोग, घर में एक किचन गार्डन है, उसमें उसने कुछ सब्जियां लगा दी, इस तरह से उसने अपने टाइम का यूज़ किया, या घर में उसने पंखे की सफाई की, एसी की सर्विस कर दी। सो दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि उनका उद्देश्य आय कमाना ही नहीं है, तो इसीलिए उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इनको हम बोलते हैं लेजर टाइम एक्टिविटीज़। लेजर टाइम एक्टिविटीज़, खाली समय में की जाने वाली क्रियाएं। ठीक इसी तरह से घरों में, परिवारों में हमारी माताएं बहनें जो सेवाएं हमें देती हैं, बहुत सारा काम घर में वो करती हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज भी आय कमाने के उद्देश्य से नहीं होती। वही माता आपको भोजन बना के देती है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी परिवार में। लेकिन यदि वही माता अपना एक रेस्टोरेंट खोल ले, एक ढाबा खोल ले, वहाँ पे वो खाना बनाकर कस्टमर्स को दे, सेल करे, तो वहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी और तब उसे आप नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। वो ढाबा की, वो रेस्टोरेंट की जो इनकम होगी तब वो राष्ट्रीय में शामिल होगी, क्योंकि वहाँ पे पर्पस आय कमाना हो गया है, तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई है। ठीक इसी तरह से एक नर्स है, हॉस्पिटल में वो बहुत से बच्चों की देखभाल करती है, तो हॉस्पिटल से उसको सैलरी मिलती है, आय कमाना उसका पर्पस है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, उसकी सैलरी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। लेकिन अगर वही नर्स घर पे अपने बच्चे की देखभाल करती है, तो वहाँ पे उसका उद्देश्य आय कमाना नहीं है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई आपकी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम राष्ट्रीय में शामिल नहीं करेंगे। तो नर्स के द्वारा अपने बच्चे की देखभाल को राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाएगा। एक और लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया एक ट्यूटर है, वह दूसरों के बच्चों को पढ़ाता है, उनसे ट्यूशन फीस चार्ज करता है, तो उद्देश्य धन कमाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, इसलिए उसको राष्ट्रीय में शामिल भी किया जाएगा। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में आपने ध्यान किया होगा। लेकिन अगर वही ट्यूटर अपने खुद के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है घर पे, तब वहाँ पर उद्देश्य आय कमाना नहीं है और वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होने की वजह से वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए उसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो चार हमने प्रमुख कारण यहाँ पर लिए, इनमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए जिनके कारण हम उनको राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे
पूछे जाते हैं तो आपको उनका 2-3 वाक्यों तक ही, 2-3 लाइनों तक ही मुश्किल से आंसर देना होता है। आंसर छोटे होते हैं, स्पेसिफिक होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए। तो फिर एक बार आपको कारण जो है वो मेन मैं आपको बता दूं, जो आज हमने डिस्कस किए हैं इस क्लास में। पहले तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स को हम शामिल नहीं करते क्योंकि इनसे कोई प्रोडक्शन नहीं होता गुड्स एंड सर्विसेज का। दूसरा, कुछ इलीगल और ब्लैक मनी इनकम टाइप की इनकम होती हैं, इनको हालांकि इनसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं होता, इनका एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, एक्यूरेट डाटा नहीं होता, तो इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है, राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते। थर्ड पॉइंट लिया था हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती वस्तुएं, इनको क्यों नहीं करते? क्योंकि डबल काउंटिंग ना हो जाए, दोहरी गणना ना हो जाए, क्योंकि एक बार आप फाइनल गुड्स को तो शामिल करेंगे। लास्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, उनको भी हम राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते। तो ये था हमारा टॉपिक, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम के बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आइटम्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, जो कि इसका काफ़ी अपोजिट नेचर का है एकदम। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।